के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो आगे का टॉपिक्स था, जैसे कि मेटल मिनरल क्या होता है, ओर्स क्या होता है, फिर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वो सब। इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोग ने समझा था कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना टाइप होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम लोग ने समझा था। इसमें हम लोग समझेंगे मिनरल्स ओर के बारे में, एक्सट्रैक्शन के बारे में और कुछ प्रिवेंशन मेथड, कोरिशन वगैरह उनके बारे में। तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं मिनरल्स एंड ओर का। तो द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। तो एक ऐसा नेचुरल मटेरियल जिसमें उस मेटल का प्रेजेंट हो या फिर उस मेटल कंपाउंड का प्रेजेंट हो, उन्हीं को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब जो भी मिनरल हम लोग को मिला है, मिनरल सब्सटेंस मिला है, उसमें से जिस मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकाल सके, कन्वेंशनली और प्रॉफिटेबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, उसी को हम लोग ओर्स बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ रेफरेंस के लिए मैं पिक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो हम देख लेते हैं वेज टू एक्सट्रैक्ट मेटल। मेटल्स को कितने तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो हम लोग का पहला तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो जो ओर के फॉर्म में है या फिर जिस भी कंपाउंड के फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन करके मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा होता है कैल्किनेशन, तीसरा होता है रोस्टिंग और चौथा होता है रिडक्शन। तो इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के पहले क्या किया जाता है, मतलब क्या प्रिपरेशन किया जाता है, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पहला स्टेप क्या है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। तो पहला स्टेप होता है क्रशिंग या ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग या ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, एक मशीन होता है ग्राइंडर, इस टाइप का एक मशीन होता है जो क्या करता है ना, ऐसे ऊपर से फोर्स लगाता है जिससे ये क्रश होता है, और जो भी मेटल का ओर रहता है ना, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और ये जो ऊपर से जो फोर्स आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स के पड़ने से क्या होता है, ये पाउडर के फॉर्म में आता है। जो ओर रहता है ना, वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब एकदम पाउडरी फॉर्म में आ जाता है। और ये जो नीचे से जो फोर्स आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन फोर्स। तो पहले क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो मेटल है वो पाउडरी फॉर्म में आ जाता है। इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप क्या है हम लोग का, सेकेंड स्टेप है कंसेंट्रेशन को हटाना या उसका ड्रेसिंग करना या इनरिचमेंट ऑफ ओर। सबका मतलब सेम ही है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया था, ओर को क्रश कराया था। क्रश कराने से क्या हुआ था, मेटल पाउडरी फॉर्म में आ गया था। मेटल पाउडरी फॉर्म में आ गया था। अब इन पाउडरी फॉर्म, ये जो मेटल का जो पाउडरी फॉर्म था, क्योंकि ये ओर के साथ था, तो इसमें कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी होंगे, मतलब दूसरा कॉम्पोजिशन भी प्रेजेंट होगा। तो जो मेथड है ना, उस कॉम्पोजिशन को रिमूव करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या इनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें क्या होता है, गैंग्यू या मैट्रिक्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो दूसरा कंपोजिशन होगा, मान लीजिए एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, और में एल्युमिनियम को छोड़ के जो दूसरा कंपोजिशन वगैरह होगा उसको रिमूव करेंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग ड्रेसिंग, इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन को रिमूव करना बोल सकते हैं। और जो चीज हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसको हम लोग गैंग्यू बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। तो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। तो तीसरा स्टेप क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ गैंग्यू फ्रॉम ओर। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जो गैंग्यू को रिमूव करते हैं उसका प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है। तो हम लोग क्या चीज देख के उसको सेपरेट करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर।
तो हम लोग फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के डिफरेंस के मदद से हम लोग सेपरेट करते हैं गैंग्यू को किसी भी और या फिर किसी भी वो मेटल पार्टिकल से, जो कि हम लोग ने यहाँ पे क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में बनाया था। तो इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि हम लोग को पता है 3 टाइप का रिएक्टिव वाला मेटल्स होता है। एक होता है हाई रिएक्टिव मेटल्स, एक होता है मीडियम रिएक्टिव मेटल, एक होता है लो रिएक्टिव मेटल। जैसे हाई रिएक्टिव में आता है सोडियम, पोटेशियम वगैरह, लो रिएक्टिव में एल्यूमिनियम वगैरह आ जाएगा, और लेस रिएक्टिव में गोल्ड वगैरह आ जाएगा। तो गोल्ड हुआ, मरकरी हुआ। तो इन सबको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो पहला इसमें यही आ जाएगा हाई रिएक्टिविटी मेटल। तो पहला क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल, दूसरा है मीडियम रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, मतलब कंसंट्रेटेड ओर में 3 टाइप के मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। रिएक्टिव जो ज्यादा हो, उससे थोड़ा कम मीडियम हो, और उससे एकदम कम लो रिएक्टिव हो। तो तीनों को एक्सट्रैक्ट करने का ना अलग अलग तरीका है। जैसे हम लोग ने वहां देखा था वेस्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल में, जैसे एक था इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, दूसरा था कैल्किनेशन, तीसरा था रोस्टिंग, चौथा था रिडक्शन। तो मान लीजिए अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम चारों पे एप्लीकेबल होगा, ये जरूरी नहीं है। वो मेटल का रिएक्टिविटी नेचर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, ये चारों स्टेप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग किस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से उसको समझेंगे। तो पहला एक्सट्रैक्शन जो था हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ मेटल इज फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट आर इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए सोडियम मेटल का बात करते हैं, NaCl। तो Na के साथ क्लोराइड का स्टेट है, उसमें मिक्स्ड है, क्लोराइड का फॉर्म है उसमें मेटल में। तो उसको क्या किया जाता है ना, उसको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है? उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको तब तक हीट किया जाता है जब तक वो मेल्ट एकदम ना हो जाए। जैसे NaCl को यहाँ पे लिखते हैं, NaCl सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हम लोग 800 डिग्री पे हीट करते हैं तो NaCl लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये हो गया इसका मोल्टन स्टेट। एक एग्जांपल से हम लोग समझ लें मोल्टन स्टेट। अब क्या होता है ना, जब हम लोग इसको मोल्टन स्टेट में ले आए, इसमें भी कुछ इम्प्यूरिटीज है। तो इस इम्प्यूरिटीज को रिफाइन कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे कैसे? तो एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एनोड टर्मिनल होता है, एक कैथोड टर्मिनल होता है। तो इसमें हम लोग अभी कॉपर मेटल का बात कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे इम्प्योर कॉपर बोला है। तो यहाँ पे अभी कॉपर मेटल का बात हो रहा है, कॉपर मेटल, ठीक है? यहाँ पे NaCl का बात नहीं हो रहा है। NaCl भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी कॉपर मेटल का बात कर रहे हैं। तो जो एनोड टर्मिनल है ना, उसको थोड़ा ज्यादा थिक दिखाएंगे, क्योंकि उसमें इम्प्योर कॉपर से वो बना हुआ है। ये जो टर्मिनल बना है ना, ये इम्प्योर कॉपर का है, ये इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा थिक है एज कम्पेयर टू कैथोड। कैथोड थोड़ा पतला होगा, ठीक है? तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। इसमें ना ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ है, और इस सोल्यूशन के अंदर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। मतलब इसका जो नेचर है वो एसिडिक मीडियम है इसका। और इसमें क्या हो रहा है ना, जब इसका करंट फ्लो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये सर्किट जब हम लोग ऑन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है ना, जो कॉपर यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो इम्प्योर जो कॉपर था, ये Cu2+ जो रहता है ना, ये उधर शिफ्ट होने लगता है कैथोड की साइड में, ठीक है? कैथोड के साइड में शिफ्ट होने लगता है। तो जब ये प्रोसेस होता है, जो इम्प्योर्स यहाँ पे जो एनोड में जो इम्प्योरिटीज था वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, मतलब नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं या फिर एनोड मड भी बोल सकते हैं। एनोड मड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में वो एनोड में आता है, इसीलिए इसको हम लोग एनोड मड भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का डायग्राम बनाना है तो आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा।
ये दो चीज, एसिडिफाइड CuSO4 सोल्यूशन और इम्प्यूरिटीज, कोई भी चीज जो इसमें आपको एसिडिफाइड सोल्यूशन दिखाना ही होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं कि रिफाइनिंग कितने टाइप में कर सकते हैं। जैसे जो जो इम्प्यूरिटीज है, अभी मैंने बोला कि ये एक तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, तो इसको छोड़ के भी कुछ वे होगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। देख लेते हैं कि रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है मेटल का। तो एक तो हम लोग ने पढ़ लिया। अच्छा, पहले इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सट्रैक्शन स्टिल कंटेन सम इम्प्यूरिटी व्हिच आर रिमूव्ड बाय, पहला हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दूसरा होता है डिस्टिलेशन, तीसरा होता है लिक्विफिकेशन, चौथा होता है वेपर फेज रिफाइनिंग और फिफ्थ होता है जोन रिफाइनिंग। तो बस ये कुछ नाम आप लोग याद रख लीजिए, ये आपके सिलेबस में है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आपका जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले बता दिए। अब इसके बाद सेकंड वाले एक्सट्रैक्शन पे जाएंगे और कुछ मेटल्स भी बता देते हैं जो जिसको यहाँ पे रिफाइन किया जाता है। कुछ सिलेक्टेड मेटल्स है, जैसे कि वो मेटल्स हो गया कॉपर हो गया, Zn हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ मेटल्स है, कॉपर, Zn, निकल, Ni, ये सब है। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है तो कर लो। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन समझ लिया, इम्प्यूरिटीज को कैसे रिमूव करना है वो समझ लिया। अब इन केस अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को लिखते समय अगर उसका रिएक्शन पूछ ले, मतलब वो केमिकल इक्वेशन अगर पूछ ले, तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले NaCl का ही लेते हैं, NaCl। तो ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये क्या होगा, Na+ में निकल जाएगा और Cl2 गैस निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 और ये 2। अब इसको फर्दर वैसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज कैसे कर रहा है। जैसे 2 Na है, वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके Na+ हो रहा है। मतलब जैसे बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते थे ना कि Na को स्टेबल होने के लिए 1 लगता था, तो Na-1 इलेक्ट्रॉन, तो Na+ हो जाता था। तो वैसे करके भी क्लोरीन और सोडियम को बता सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिक एल्युमिनियम क्लोराइड Al2O3 में भी हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड में भी हो सकता है, क्लोराइड बोल रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 का मतलब होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो तीसरा एक्सट्रैक्शन, अब दूसरा एक्सट्रैक्शन है कैल्किनेशन। कैल्किनेशन कैसे होता है। कैल्कुलेशन पे बढ़ने से पहले एक चीज का बात कर लेते हैं। जैसे ये एक्सट्रैक्शन हुआ, जैसे ओर वगैरह से एक्सट्रैक्ट करना हुआ, इन सब को देखता कौन है, मतलब कौन सा ब्रांच ऑफ साइंस है। तो जो इन सब चीज को देखता है ना, उसको जो मेटल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करता है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी को लिख लेते हैं हम लोग एक बार। तो मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली। तो मेटलर्जी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि मेटल को एक्सट्रैक्शन वगैरह देखता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन वगैरह को देखता है, और वो कितना कन्वीनियंट वे में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली उसको जितना चीप वे में, मतलब जितना कम से कम खर्चा में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है हम लोग के लिए, क्योंकि उसमें पैसा कम लग रहा है। तो इन सब चीज को जो ब्रांच देखता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे कैल्कुलेशन की तरफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल का हम लोग ने देख लिया, उसमें होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब जो मॉडरेट होता है, जैसे जिंक हुआ, कैल्शियम हुआ, इन सबको कैसे अब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उनको समझते हैं। तो इसमें पहला वे है कैल्कुलेशन और दूसरा वे है रोस्टिंग। तो कैल्कुलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ
कार्बोनेटेड ओर, याद रखिएगा कार्बोनेटेड ओर मतलब CO3 जिसमें हो लास्ट में, कार्बोनेटेड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें जो नोट करने वाला बात है, इसमें एयर मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस में इसको हीट नहीं किया जाएगा टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड में इसको ले लेंगे, तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या ले, कौन सा मेटल ले, जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, ZnCO3। ZnCO3 जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ZnCO3 को जब एब्सेंस ऑफ हीट, एब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट करेंगे, मतलब एब्सेंस ऑफ हीट में, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, क्या हो रहा है यहाँ कैल्किनेशन, कैल्किनेशन। तो यहां पे क्या होगा, ZnO बनेगा और CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जिंक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे बोला मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जब हम लोग एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे। तो जब जिंक कार्बोनेट मेटल को हम लोग कैल्कुलेशन प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम लोग हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। इस केस में जिंक ऑक्साइड बन रहा है और CO2 गैस इवॉल्व होगा। अब हम लोग इसको भी देखेंगे कि ये तो ऑक्साइड फॉर्म में, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो प्योर मेटल ये जो फॉर्म में आया ना ZnO, इसको हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जिनसे क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा और इस मेटल को प्योर फॉर्म में ला देगा। ठीक है, तो अब बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट उन्हीं को बोलेंगे जो, जब मान लीजिए Zn के साथ ZnO है, इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं जो कि ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर है। जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था। अब पोटेशियम और सोडियम है, तो सोडियम को कौन डिस्प्लेस करेगा, पोटेशियम करेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें भी ऐसा ही रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो Zn से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना मेटल ऑक्साइड रिमूव कर लेगा और Zn को अलग कर देगा। अब हम लोग रोस्टिंग देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये वो रोस्टिंग नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो आजकल इंटरनेट वाले, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर जो होता है, सल्फाइड ओर से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड। तो एक चीज जो याद रखना है, दोनों सेम है, दोनों में हीट करना है हम लोग को। कैल्कुलेशन में भी हीटिंग होगा और रोस्टिंग में भी हीटिंग होगा। कैल्कुलेशन में क्या है, पहला पॉइंट कार्बोनेटेड ओर होगा, रोस्टिंग में क्या है, सल्फाइड ओर होगा। दूसरा पॉइंट, कैल्कुलेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होता है, रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। ये दोनों पॉइंट, दोनों चीज का हम लोग नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर इक्वेशन लिखते समय। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या ले, इसमें भी जिंक सल्फाइड ही लेते हैं, ZnS प्लस इसमें ऑक्सीजन है तो O2, इसको भी हीट कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है रोस्टिंग हो रहा है। यहाँ क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ बोला है मेटल ऑक्साइड निकलता है, कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड, और क्या रिलीज होगा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे दो, क्योंकि दो Zn है और यहाँ पे 2 2 4 और Zn भी दो कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 2 4 5 6, यहाँ पे 3, तो ये बैलेंस हो गया। तो अब ये हम लोग ने समझ लिया कैल्कुलेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है। अब हम लोग को जानना है कि ये जो मेटल ऑक्साइड आया है, यहाँ पे ये जो मेटल ऑक्साइड आया है, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कैसे करेंगे कि ये प्योर फॉर्म ऑफ Zn में आ जाए। ठीक है, तो उससे पहले जो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर किसी को नोट करना है तो कर लो। जो दो कॉमन सा पॉइंट है कैल्कुलेशन और रोस्टिंग का, अगर शॉर्ट वगैरह में डिफरेंशिएट में पूछ लिया तो कैल्कुलेशन और रोस्टिंग, ठीक है, कैल्कुलेशन और रोस्टिंग। तो पहला पॉइंट क्या है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ कार्बोनेटेड ओर्स में। कार्बोनेटेड
ओर, ठीक है। और ये क्या है, सल्फाइड ओर में, सल्फाइड ओर, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, ये कार्बोनेटेड ओर में होता है और ये सल्फाइड ओर में होता है। अब दूसरा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होता है। ये एब्सेंस हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, और इसको हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ एयर में। कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं हीटिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, कार्बोनेटेड और में एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ एयर, हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, ये हो गया कैल्कुलेशन का। रोस्टिंग में हो गया, सल्फाइड और में एप्लीकेबल है, और प्रेजेंस ऑफ एयर में इसको हीट किया जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो दोनों में कॉमन होगा, इसका भी जो रिजल्ट होगा वो मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन। यहां पे भी मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, फॉर्म आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट कर लो। और इसमें अगर एक पॉइंट और बढ़ाना है आप लोग को तो एक एक एग्जांपल दे देना, इसमें और ज्यादा कुछ पॉइंट मेरे को लगता नहीं है कि कुछ बनेगा। जैसे एप्लीकेबल है कार्बोनेटेड और में, ये होता है एब्सेंस ऑफ एयर में, रिजल्ट में मेटल ऑक्साइड बनता है दोनों में। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। जो कॉमनली 2 रिड्यूसिंग एजेंट है वो है कार्बन और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कार्बन और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो जैसे हम लोग ने वो देखा था जिंक ऑक्साइड ZnO, इसके साथ जब हम लोग कार्बन से रिएक्ट कराएंगे इसको रिड्यूस करने के लिए, ऑक्साइड फॉर्म रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा Zn, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये Zn जिंक ऑक्साइड के साथ जब हम लोग कार्बन से रिएक्ट कराएंगे और रिड्यूस कराएंगे तो ये Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। अब एल्युमिनियम का बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड का बात करें Fe2O3, इसको अगर हम लोग Al से रिएक्ट करें, Al से, ये क्या करेगा, Al इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये क्या करेगा, Al2O3, इसको बैलेंस कर लेते हैं और 2Fe अलग हो जाएगा। ये आयरन यहाँ पे अलग हो गया और यहाँ जिंक अलग हो गया इसके ऑक्साइड फॉर्म से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक टाइप के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, थर्माइट रिएक्शन, जो कि रेल ट्रैक्स वगैरह पे होता है। जैसे वो वेल्डिंग वगैरह करके ज्वाइन किया जाता है, उसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। तो उस थर्माइट रिएक्शन को हम लोग समझेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो थर्माइट रिएक्शन, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड to form metal by using aluminium powder as a reducing agent is called thermite reaction। तो इसमें क्या होता है, जब रेल ट्रैक्स को ज्वाइन किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है उसका, तो जो मेटल ऑक्साइड का जो उस पर लेयर रहता है ना, उसको एल्युमिनियम पाउडर के साथ जब वेल्डिंग किया जाता है उसका, तो वो जो ऑक्साइड का लेयर है वो हट जाता है और प्योर मेटल के फॉर्म में वो आ जाता है। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।
लेते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो किसी भी और मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मरकरी सल्फाइड का, HgS का, मरकरी सल्फाइड। ये सल्फाइड ओर में होता है, मरकरी जो है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होता है और इसको हम लोग सिनाबार बोलते हैं, इस ओर को सिनाबार बोलते हैं। तो अब जब ये बहुत कम रिएक्टिव है तो इसको अब हम लोग मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में लाने के बाद इसको डिस्प्लेस नहीं करा सकते, रिड्यूस नहीं करा सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल्स है ना, जैसे गोल्ड वगैरह। इसके पहले पार्ट में जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो जैसे हम लोग को पता है कि लेस रिएक्टिव जो मेटल्स है वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इसको हम लोग रिड्यूस नहीं करा सकते। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स के केस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो हम लोग का होता है उसमें हम लोग रोस्टिंग करते हैं उस मेटल का, जिस ओर का, जैसे मेटल सल्फाइड है तो उसका हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वहां से मेटल ऑक्साइड मिलेगा। फिर जो हम लोग को कंपाउंड मिला है मेटल ऑक्साइड उसको इंडिविजुअली हीट करेंगे, मतलब जो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग HgO मिल रहा है तो उसी को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, Hg और O अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो इसमें डिस्प्लेस कराना सब मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, HgS प्लस O2, रोस्टिंग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, मेटल ऑक्साइड निकलेगा। तो HgO और सल्फर है, अगर कार्बोनेटेड और होता तो CO2 गैस इवॉल्व होता, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, SO2। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ अगर 2 करा गया तो 4 5 6, 2 सल्फर 2 मरकरी, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो यहां से हम लोग को क्या मिला, मरकरी ऑक्साइड मिला। अब इस मरकरी ऑक्साइड को क्या करेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, रोस्टिंग किए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे ना, ये जो हम लोग को मेटल मिला है इसी को हम लोग हीट करेंगे, मतलब ये जो 2HgO मिला है इसको जब हम लोग हीट करेंगे यहाँ पे तो ये Hg अलग हो जाएगा और O2 गैस इवॉल्व करेगा। इसमें रिडक्शन नहीं होगा, ये किसी भी चीज से रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो इसको हम लोग को हीट करके अलग करना होगा, ठीक है। इसको इस हीटिंग को भी हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ने वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे इसको हम लोग डिकम्पोज करके दो अलग मेटल्स या कंपाउंड बना रहे हैं, 2 अलग कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसको भी हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं। ये आपका थर्मल रिडक्शन हो गया, इसको हम लोग थर्मल रिडक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट अप्लाई हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे कोई भी एलिमेंट के द्वारा हम लोग रिड्यूस नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे थर्मल रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीट से डिकम्पोज करके 2 अलग एलिमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे हम लोग ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसमें हम लोग ने पढ़ा था, तो इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग कॉपर का केस देख लेते हैं। कॉपर का केस थोड़ा अलग है इससे, तो इसको मिटा लेते हैं। कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Cu2S। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप रोस्टिंग होगा हम लोग का, पहला स्टेप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इसको हीट करेंगे। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। दो और 4 6, 3 6, कॉपर हो गया 4 और सल्फर हो गया
2, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला वाला जो ओर था कॉपर सल्फाइड और दूसरा जो हम लोग को मिला है कॉपर ऑक्साइड, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप ये देख लो, फिर हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है 2CuO है, 2CuO, इसको हम लोग कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब जो उसका एक्चुअल जिस ओर में वो प्रेजेंट है, मतलब जो उसका पहला ओर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ना, यहाँ पे SO2 गैस अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कॉपर कितना है, 2 2 4 और 5 6, तो 6Cu और सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, एक ऑक्सीजन एक सल्फर। तो ये इसको एक्सट्रैक्ट करने का ये तरीका है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टार्टिंग से। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लोग का रोस्टिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, कॉपर सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए, तो वहां से हम लोग को क्या कंपाउंड मिला, मेटल ऑक्साइड Cu2O, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए, जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला था रोस्टिंग के टाइम पे, जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला था, जो मेटल ऑक्साइड हम लोग को मिला था कॉपर ऑक्साइड का, उसको हम लोग उसका जो ओर फॉर्म था, जो ओर कंपाउंड था कॉपर सल्फाइड, उसके साथ रिएक्ट कराया। उसके साथ रिएक्ट कराने पे क्या हुआ, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हम लोग को मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, इसको नोट कर लो। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल पे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग ने मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स था, ठीक है, पहला पॉइंट हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स था उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स था उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते थे, और जो उसमें इम्प्यूरिटीज होता था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, जो हम लोग को इम्प्यूरिटीज मिलता था उसको हम लोग रिफाइन कैसे करते थे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जिसमें क्या होता था, कॉपर सल्फाइड का जो एसिडिफाइड सोल्यूशन होता है वो उस जार में होता है, दो रॉड होता है, एनोड और कैथोड। एक इम्प्योर कॉपर का जो रॉड होता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है तो जो एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर्स का वो एनोड मड नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जम जाता है और प्योर फॉर्म अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स का बात हो गया। अब आता है मीडियम रिएक्टिव मेटल। मीडियम रिएक्टिव मेटल में दो चीज हम लोग ने पढ़ा। अगर कार्बोनेटेड ओर होगा तो हम लोग करेंगे कैल्किनेशन, और अगर सल्फाइड ओर होगा तो हम लोग करेंगे रोस्टिंग। ठीक है, तो लिख लेते हैं कैल्किनेशन एंड रोस्टिंग। फॉर carbonated ores और सल्फाइड ore। ठीक है, फॉर सल्फाइड ore। और तीसरा हम लोग का क्या था, लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स में फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या था, रोस्टिंग। और दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप यहां मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इसका एग्जैक्ट कुछ नहीं है, वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है। जैसे कॉपर के केस में क्या था, उसके ओर को और मेटल ऑक्साइड को दोनों को रिएक्ट कराया तब हम लोग को एक्चुअल पार्ट मिला। और यही मरकरी के केस में क्या था, पहले हम लोगों ने रोस्टिंग किया, फिर उसको इंडिविजुअली जब हीट किया, मतलब थर्मल रिडक्शन किया,
तो वो अलग हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा रोस्टिंग होगा, उसको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में लाने होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हटाना इजी होता है। तो ये रहा जो हम लोग ने एक्सट्रैक्शन पढ़ा उसका समरी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रिफाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, फ्लो चार्ट या डायग्राम भी आप लोग बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसे पॉइंट्स में नहीं समझ आ रहा था, आप लोग डायग्राम देख के समझ लीजिएगा। तो रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, रिफाइन कैसे करते हैं जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आपके सिलेबस में जो है रिफाइनिंग का पार्ट, उसमें आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है। वो एनोड कैथोड दो ये टर्मिनल रहता है, एक जार में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहता है, उसमें जो एनोड वाला साइड होता है वो इम्प्योर मेटल का बना रहता है, जिसमें सर इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है तो जो इम्प्योर फॉर्म रहता है वो एनोड मट के फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट जम जाता है, प्योर फॉर्म अलग हो जाता है। तो उससे क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो जाता है। तो उसका जो डायग्राम है मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद का कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कोरिजन का। तो कोरिजन क्या है, कोरिजन हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, बट इसमें दिया हुआ तो पढ़ लेते हैं। द डैमेजिंग ऑफ मेटल सरफेस बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरिजन। तो बेसिकली कोरिजन क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है मेटल लव्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल का टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो एग्जांपल के लिए एक मेटल का ब्लॉक ले लेते हैं, ये मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, ये मेटल का ब्लॉक है और ये एयर में एक्सपोज्ड है। ठीक है, ये एयर, मॉइस्चर, हर चीज में एक्सपोज्ड है। ठीक है, ये ऐसे एक्सपोज है। तो क्या हो रहा है, जब ये एयर में एक्सपोज्ड है ना, तो जो नॉन मेटल गैसेस है, जैसे सल्फाइड हुआ, सल्फर गैस हुआ, ऑक्सीजन गैस हुआ, ये इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना चाहेगा। क्यों बनाना चाहेगा, मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना और नॉन मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो क्या करेगा, वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड। जैसे हम लोग पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में यही होता है ना, कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर इसीलिए फॉर्म हो रहा है। एक्सपोज टू एयर, तो रिएक्ट करेगा किसी से, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। तो जब ये कर रहा है, मेटल लव्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड ठीक है, गेन और ये लूज। तो ये मेटल है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और ये नॉन मेटल है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके ऊपर यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के शेयर के कारण यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, और ये क्या करता है, मेटल को डैमेज करता है, मेटल का जो सरफेस है उसको डैमेज करता है। ये जो लेयर है, बाकी जो एटमॉस्फेयर है उससे तो प्रोटेक्ट करता है, बट ये मेटल को डैमेज करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है तो कर लो। तो अब हम लोग बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में ओबीजी लिखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, इज लेफ्ट इन डैम्प एयर ऑफ वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विथ अ रेड ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, जिनका जिनका आयरन का अगर गेट वगैरह है, या फिर जैसे वो जो क्या बोलते हैं, वो जहाँ पे कार वगैरह को डंप किया जाता है, जो डंपिंग जोन टाइप का रहता है ना, कार वगैरह जहाँ पे रहता है,
पुराना पुराना, वहां पे जैसे आप लोग देखे होंगे गेट वगैरह पे, या फिर मेटल का जो बॉडी रहता है कार का वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो मेटल का जो बॉडी है, मतलब वो आयरन का रहता है ना, तो वो जो आयरन बॉडी कुछ कंसिडरेबल टाइम के लिए एयर और वाटर दोनों से एक्सपोज्ड होता है ना, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो और एक चीज जो हम लोग को याद रखना है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है। 2 फैक्टर क्या है? फैक्टर्स क्या है? पहला एयर, दूसरा वाटर। ऐसा नहीं है कि अगर एयर होगा तब रस्ट होगा और या फिर सिर्फ वाटर होगा तो रस्ट होगा, दोनों होना नेसेसरी है। अगर ये दोनों चीज हुआ, एयर भी हुआ वाटर भी हुआ, तभी आयरन में रस्टिंग होगा, नहीं तो रस्टिंग नहीं होगा। इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसको भी देखेंगे। इससे पहले ये, और इसका आयरन का जो फॉर्मूला होता है Fe, जब रिएक्ट करो ऑक्सीजन के साथ और कुछ अमाउंट ऑफ H2O मतलब XH2O, तो बनाएगा Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। ये रहा उसका केमिकल इक्वेशन। और इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट का बात कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो कि प्रूफ करेगा कि रस्टिंग, आयरन में जो रस्टिंग होता है उसको होने के लिए एयर वाटर दोनों का रिक्वायरमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट टू शो रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्ड बोथ एयर एंड वाटर। तो क्या करना है, हम लोग को पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक में क्या करना है, एक में बस एयर होगा, उसमें थोड़ा भी अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ भी मॉइस्चर नहीं होगा, ओनली ड्राई एयर होगा, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। सेकेंड वाले में क्या करना है, वाटर होगा बट कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगा, एकदम जो वाटर रहेगा वो एयर फ्री होना चाहिए। और तीसरे वाले में क्या करना है, एयर वाटर दोनों लेना है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए हैं, तीनों में ही आयरन नेल को डिप करके रखना है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एयर है और इसमें से वाटर को सोखने के लिए हम लोग ने क्या किया, एनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड को रखा है, जो कि क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है उसको खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्राई एयर हो गया, तो इसमें नो रस्टिंग, यहाँ पे कोई रस्टिंग नहीं होगा, नो रस्ट, कोई रस्ट फॉर्म नहीं किया नेल के ऊपर। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या हुआ है, इसमें एयर को ट्रैप करने के लिए हम लोग ने ऑयल का यूज किया है, वाटर के ऊपर ऑयल, क्योंकि हायर डेंसिटी है तो एयर उसके नीचे जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एयर को ट्रैप करने के लिए हम लोग ने ऑयल को डाला है और इसमें वाटर है, तो इसमें भी नो रस्ट फॉर्म। बट जिसमें एयर भी है और वाटर भी है, उसमें जब हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे करके यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, हल्का हल्का फ्लेकी सब्सटेंस दिखने लगेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, रस्ट फॉर्म। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर बाय चांस कभी पूछ लेता है क्वेश्चन की शो करो कि कैसे आप बोल सकते हो कि रस्टिंग के लिए आपको एयर और वाटर दोनों का रिक्वायरमेंट है, तो ये रहा उसका वो एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा आप बोल सकते हो कि हाँ, रस्टिंग को प्रूफ करने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट लगेगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझ लिए कि रस्टिंग होने के लिए हम लोग को 2 चीज नेसेसरी है, पहला एयर और मॉइस्चर, एयर और वाटर। अगर एयर और वाटर प्रेजेंस नहीं होगा तो रस्टिंग ऑकर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कोरिजन कितना टाइप्स का होता है। तो कोरिजन एक होता है पॉजिटिव वे में और एक होता है नेगेटिव वे में। तो पहला तो हम लोग ने पढ़ लिया रस्टिंग, और दूसरा होता है टार्निशिंग। टार्निशिंग, ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव,
ये होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में क्या होता है कि उसमें जो लेयर बनता है ना, जो फ्लेकी रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर बनता है आयरन के ऊपर, वो उसको डैमेज करता है, वो उस मेटल ऑब्जेक्ट को डैमेज करता है। बट टार्निशिंग पे क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसको हम लोग पतीना बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर से क्या होता है ना कि जो बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर जो दूसरे केमिकल्स है, मतलब दूसरे जो गैसेस है, जो दूसरे एलिमेंट्स है, उनसे उनको डैमेज नहीं होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसीलिए उस पर डैमेज नहीं होता। बट बस क्या होता है, कलर वगैरह चेंज हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो मैंने बोला कि टार्निशिंग में जो लेयर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पतीना, ठीक है। पतीना। तो टार्निशिंग में क्या होता है, पहला बात प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सा लेयर बनता है जो कि क्या करता है, बाहरी और जो एक्सपोजर होता है उससे बचाए रखता है। तो रस्टिंग सिर्फ आयरन में होता है, रस्टिंग ओनली ऑकर इन आयरन, ऑकर इन आयरन। में केमिकल कंपोजिशन लिख दे रहा हूँ, उसका एफ लिख दे रहा हूँ या फिर लिख ही देता हूँ, ठीक है। बट टार्निशिंग क्या है, कॉपर हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, बाकी और भी बहुत सारे मेटल्स है जैसे कि आपका निकल वगैरह हुआ, उन पे भी हो सकता है, या फिर आपका सिल्वर एजी हुआ एक्सेट्रा, इन सब में हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। और टार्निशिंग में क्या होता है, जैसे रस्टिंग में क्या था, एयर और मॉइस्चर, इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, O2 ऑक्सीजन और वाटर सबके साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कॉपर का केस हम लोग देख लेते हैं। तो कॉपर पे जो टार्निशिंग होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कॉपर जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, CuCO3 को हम लोग कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, और ये बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और लास्ट में कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो कॉपर तो एक ही, इसीलिए हम लोग CuCO3.CuOH का ऑल टू कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल। तो जैसे आप लोग ने देखा होगा, अगर कोई देखा, अगर नहीं भी देखा तो गूगल कर लेना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कॉपर का बना हुआ है। तो वो पहले जो उसका कलर था जब उसको बनाया गया था तो वो रेडिश ब्राउन कलर का था, बट जब उस पर ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये रिएक्शन जब हुआ, जब ऑक्सीजन का लेयर उस पर चढ़ा, तो अभी प्रेजेंट उसका कलर देखेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो गया। तो ग्रीन क्यों हुआ है, टार्निशिंग के कारण, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम गया है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। तो कॉपर का आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे दूसरा टार्निशिंग किसको होता है। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको पिक्चर भी दे दे रहा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। तो टार्निशिंग इन सिल्वर, तो सिल्वर पे टार्निशिंग कैसे होता है, जैसे कि कुछ कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल है हम लोग का। कुकिंग यूटेंसिल, जो सिल्वर का बना हुआ जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, या फिर अगर कोई बॉय या गर्ल सिल्वर का बना हुआ ज्वेलरी अगर पहन रहा है, तो वो लोग देखे होंगे कि कुछ टाइम बाद जब वो लोग न्यू खरीदते तब तो वो उसके एक्चुअल कलर में रहता है, बट कुछ टाइम बाद वो ब्लैक कलर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उस पर टार्निशिंग होता है। तो उसका यहाँ पे हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर रिएक्ट कर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। उसका कलर होता है ब्लैक इन कलर। तो यही रीजन है कि सिल्वर का बना हुआ कुछ यूटेंसिल्स, कुछ नहीं सारे यूटेंसिल्स या फिर ज्वेलरी जो होता है वो कुछ टाइम बाद जब एक्सपोज होता है एयर के साथ तो ब्लैक कलर रहता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस पर टार्निशिंग होता है। इस पे बहुत बार, इन दोनों ही पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पे, केस बेस के फॉर्म में या फिर वो स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में। इमेज दे दिया आपको, हो सकता है कि दो सिल्वर का स्पून का इमेज दे दिया, बोला कि अब इसका कलर ब्लैक क्यों है, इसको एक्सप्लेन करो विद इक्वेशन।
विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। और जो रीजन मैंने बोला, जैसे इस पे टाइनेशिंग होता है, और टाइनेशिंग क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो इस पे भी वही है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इन सब चीजों को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बस वही आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं वेज टू प्रिवेंट कोरिजन। बेसिकली रस्टिंग का यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रस्टिंग या कोरिजन, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब जो भी लेयर मेटल सरफेस पे बन जाता है, तो वो क्या करता है, मेटल्स को डैमेज करता है। जैसे रस्टिंग के केस में हम लोग ने देख लिया, वो आयरन को डैमेज करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका 3 मेथड है जिससे हम लोग कोरिजन को हम लोग प्रिवेंट कर सके। तो पहला मेथड है बेरियर प्रोटेक्शन। तो बेरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, उस पर या फिर हम लोग पेंट करें। जैसे कि किसी का अगर आयरन का अगर डोर होगा, तो उस पर हम लोग अगर जंग पड़ जाता है, मतलब रस्टिंग हो जाता है, तो उस पर हम लोग पेंट कर देते हैं। तो पहला वे है पेंटिंग। दूसरा है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। ऑयल और ग्रीस जैसे कार वगैरह पे जो आयरन का जो चेन वगैरह हुआ, या फिर साइकिल वगैरह पे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस डालते हैं या फिर तेल तो डालते नहीं, ग्रीस ही डालते हैं ज़्यादातर। मोस्ट केस में कार व्हीकल्स वगैरह पे हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं। तो पहला जो मेथड है बेरियर प्रोटेक्शन। बेरियर प्रोटेक्शन में हम लोग क्या क्या करते हैं, पहला पेंटिंग, दूसरा अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। ठीक है, अब दूसरा वे क्या है, सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। तो इसका नाम ऐसा क्यों है, सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन क्यों। तो इस मेथड में क्या होता है ना, कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर वो लेयर बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एक्सपोजर है वो डायरेक्टली लेस रिएक्टिव मेटल पे नहीं होगा, वो डैमेज करेगा किस पे, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हम लोग ने लेस रिएक्टिव के ऊपर लगाया है, उसको ज्यादा डैमेज करेगा। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड ऑन अ लेस रिएक्टिव मेटल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसका सैक्रिफाइसल क्यों है, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल के लिए जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने आप को, वो खुद डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। इसका एक जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन पे क्या होता है ना, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, डायरेक्टली आयरन डैमेज नहीं होता है, जिंक डैमेज होता है। अब बहुत जन के दिमाग में आ रहा होगा कि जिंक मेटेलिक क्यों, हम लोग को तो मोर रिएक्टिव लगाना है, तो जिंक की जगह हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कैल्शियम कर सकते हैं, सोडियम कर सकते हैं, पोटेशियम कर सकते हैं, ये तो और भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक का यूज इसलिए होता है कि क्योंकि जिंक के ऊपर जो मेटल है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और जो जिंक के नीचे वो बहुत ज्यादा एकदम ही लेस रिएक्टिव है। तो एकदम मिडिल में आता है, मतलब बैलेंस बोल सकते हैं या फिर मॉडरेट बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग जिंक का ही यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा वे क्या है, एलॉय। एलॉय बहुत जन को पता है, जैसे बहुत जन के घर पे भी यूज होता होगा, स्टेनलेस जो यूटेंसिल्स होते हैं, वो एक मेटल या 2 मेटल या उससे एक या उससे ज्यादा मेटल और कुछ अमाउंट ऑफ नॉन मेटल के मिक्सचर से वो बनाया जाता है। मतलब उसका कॉम्पोजिशन बस एक प्योर मेटल का कॉम्पोजिशन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे क्या, मोर देन 2 मेटल या 2 मेटल और कुछ नॉन मेटल का जो अमाउंट है उससे उसको मिक्स करके बनाया जाता है। तो एलॉय क्या है, 2 or more than 2 metal along with a small amount of non-metal are mixed। तो इससे क्या होता है, हम लोग कोरिजन प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है कोरिजन या रस्टिंग को प्रिवेंट करने का, तो परमानेंट सोल्यूशन है एलॉय। जैसा कि हम लोग को पता है, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, तो उसमें फर्दर रिएक्शन ऑक्सीडाइजेशन वगैरह आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड से उसका कॉम्पोजिशन जो है बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, इट इज अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जैसे स्टील जो स्टील वगैरह होता है, उस स्टील में क्या क्या रहता है, 2 चीज से बना हुआ रहता है, आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। ये आपका कार्बन मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और अगर मैंने कोई चीज़ मिस भी किया होगा तो उसको भी बताइएगा कि मैं फर्दर आगे वाले वीडियोस पे उन सबको दिमाग में रखूँ। तो